इसमें पहला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो वो देखते हैं। ये एमपीपीएससी 2000 पहला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद अपस्थिति कारक क्या है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर क्या है। देखिए, पहली चीज इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा डिफ्लेटर क्या होता है। सबसे पहली चीज है डिफ्लेटर या इन्फ्लेशन क्या होता है, वो समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है। उसके बाद ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक डिफ्लेटर क्या है, मतलब ये एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस होता है। अब डिफ्लेटर का क्या मतलब है, देखिए हमारी जीडीपी जो है, जीडीपी अभी इस वर्ष कितनी चल रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में, है ना। और जो हमने बेस ईयर माना है, जो आधार वर्ष माना है जीडीपी का, उसमें जीडीपी कितनी थी और जो करेंट ईयर में जीडीपी कितनी है। करेंट ईयर में करेंट ईयर में जीडीपी कितनी है, जीडीपी कितनी है। तो वो चीज़ जो है उसका रेशियो को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है।
ठीक है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर है, वन फाइनेंशियल ईयर है, वन फाइनेंशियल ईयर है। उस वर्ष में उत्पादित अंतिम, जो इसमें मिडिल प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करते, अंतिम सेवा व वस्तुओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब इसमें जीडीपी में बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग है, लेकिन जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है जीडीपी, इसमें जीडीपी को लेकर जो है गवर्नमेंट की जो अभी इन्होंने जीडीपी में पहले क्या है, मार्केट प्राइस यूज करने लगे हैं। मार्केट प्राइस पहले उत्पादन लागत यूज करती थी, तो जीडीपी एक्चुअल में तो बड़ी, मतलब आंकड़ों में तो जो है बड़ी हुई दिख रही है, पर असल में उसमें कोई फर्क विशेष नहीं है ना। लेकिन रियल में ऐसा कुछ विशेष फर्क देखने को नहीं मिला है। इसके चलते गवर्नमेंट की बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं। रियल जीडीपी क्या होती है? जो बेस ईयर मानते हैं हम, बेस ईयर मतलब जैसे कि अभी 2011-12 चल रहा है, 2011-12 को बेस ईयर माना गया है, और 2011-12 में जो वस्तुओं की कीमतें थी उस हिसाब से कैलकुलेशन की गई है। 2011-12 को बेस ईयर माना गया है जीडीपी में। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? करेंट ईयर की जो जीडीपी है और जो बेस ईयर की जीडीपी है, किसकी? करेंट ईयर की, करेंट ईयर की जीडीपी और बेस ईयर की जीडीपी है। और बेस ईयर की जीडीपी में जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था कि जैसे इसमें एक उदाहरण और बताया है कि यदि अभी जैसे 220 लाख करोड़ जीडीपी है और उस समय जो है 200 करोड़ जीडीपी थी, तो इनका रेशियो निकालेंगे 220 बटा 200, तो 110, मतलब जीडीपी जो है बेस ईयर से कितनी बड़ी है? 10% बड़ी है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का रेशियो, मतलब अभी के जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या वैल्यू चल रही है करंट ईयर की जीडीपी और बेस ईयर की जीडीपी में जो रेशियो रहेगा, उसको इन्होंने क्या बोल दिया है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर बोला है। ठीक है। नेक्स्ट है जो आईआईपी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। बहुत सारे सूचकांक जो है गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें से एक है इंडेक्स, जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्वेश्चन से पूछा गया था कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करने हेतु तीन उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करने के लिए तीन कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है?
तो इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आईआईपी में माइनिंग सेक्टर है। माइनिंग सेक्टर में जो है हम लोग माइनिंग सेक्टर्स जो है इंक्लूड, इसमें माइनिंग कौन-कौन से आपने कोर इंडस्ट्रीज पढ़ी होंगी। कोर इंडस्ट्रीज 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो है सेकेंडरी सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि सीमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में जो सबसे बड़ा रोल है माइनिंग का। माइनिंग किसकी? कोल की, क्रूड ऑयल की और मिनरल की। जैसे कोयला, कच्चा तेल और खनिज तेल के उत्पादन में माइनिंग सेक्टर में माइनिंग सेक्टर में जो है इनका बहुत बड़ा रोल है। और माइनिंग सेक्टर ही डिसाइड करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि आईआईपी को निर्धारित करता है। मैन्युफैक्चरिंग भाई किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कपड़े, वाहन, दवाइयों, मशीनों का कितना उत्पादन हो रहा है, समझ रहे? आईआईपी को डिसाइड करने वाले 3 हैं। एक तो कौन सी है? माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से उससे उत्पादित हो रही है? जैसे कि थर्मल, थर्मल पावर प्लांट से। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तीसरा हाइड्रो से। तो किन किन से ये उत्पादित हो रही है, इसको जो है हम लोगों ने क्या बोला है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी में किन किन का सबसे ज़्यादा रोल है? तो पहली चीज हो गई हमारी क्या? माइनिंग सेक्टर। दूसरी हो गई, दूसरी दूसरी क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे इंडेक्स बनाई गई है। माइनिंग सेक्टर खनन क्षेत्र में क्या क्या? कोयले का, तेल का, आयरन ओर का कितना खनन किया गया। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल का, ऑटोमोबाइल का और स्टील का कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग की गई। और विद्युत उत्पादन में किन किन क्षेत्रों से? हाइड्रो से मतलब जल विद्युत से, थर्मल से, थर्मल से, न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर से और विंड से कितनी एनर्जी उत्पादित की गई उसका देखा जाता है। उसको देखा जाता है। अब गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। मेक इन इंडिया, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था कि भारत में मेक इन इंडिया के कौन कौन से स्तंभ हैं। मेक इन इंडिया के कौन कौन से स्तंभ हैं? देखिए, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट पहले समझ रही थी कि वो मेक इन इंडिया चलाएगी, लेकिन अभी वो फोकस कर रही है असेंबल इन इंडिया। जैसे कि अभी जो है असेंबल टेस्ला कंपनी का भारत में प्रोडक्शन की बात चल रही है ना? तो इनका क्या, कौन से 4 स्तंभ में? न्यू प्रोसेस, नई प्रक्रिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसानी तरीके से कैसे बनाया जाए, उसको तुरंत फास्ट क्लियरेंस कैसे मिल जाए, उसकी एप्लीकेशन टाइम बाउंड में उसको कैसे अप्रूवल मिल जाए, पुरानी लेट लतीफ़ी ना चलती रहे। जैसे कि हम लोगों ने एलपीजी में इनकी जो जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके फास्ट प्रोडक्ट जो है फास्ट लाइसेंसिंग प्रक्रिया, लाइसेंस राज को खत्म किया। लाइसेंस राज को लाइसेंस राज को क्या किया? खत्म किया। तो वही उसी को एक प्रकार से जो है दोबारा से रीबूस्ट किया गया है मेक इन इंडिया के नाम से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, बिजनेस को आसानी तरीके से कैसे किया जाए, ई गवर्नेंस विंडो के माध्यम से। फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट, सिटीज। भाई जब तक सड़क नहीं होगी, जलयान नहीं होंगे, जब तक बंदरगाह नहीं बनेंगे, स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, तब तक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? जैसे अभी करंट में एग्जाम्पल है
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया। तो ये क्या है, मेक इन इंडिया में दूसरा पार्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक आगे कैसे काम होगा। तो मेक इन इंडिया में पहला है न्यू प्रोसेस हमको करना है, बिजनेस के लिए इजीली लाइसेंस देना है, फास्टर क्लियरेंस करना है, और दूसरी चीज टाइम बाउंड में उनको अप्रूवल देना है, और फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो बढ़िया हो। कैसे, जैसे कि रोड बनाना है, पोर्ट बनाना है, सागरमाला, भारतमाला, ये जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सागरमाला हुआ, भारतमाला हुआ, इनका क्या है उद्देश्य है कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में वो है चारों तरफ से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे आसाम से लेके गुजरात तक और नॉर्थ से कन्याकुमारी तक। तो उसके लिए रोड डेवलपमेंट किया जा रहा है। न्यू सेक्टर, जैसे कि सारे सेक्टर में एफडीआई को प्रमोट किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई को प्रमोट किया गया। एफडीआई की पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैसे बाहर बाहर के लोग अपने यहाँ के क्षेत्र में निवेश करें, एफडीआई स्कीम को बढ़ाया जा रहा है। 25+ सेक्टर इन फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से, डिफेंस, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, और जो है गवर्नमेंट ने जो है, अब क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटर नहीं रही है। रेगुलेटर पहले गवर्नमेंट क्या थी, मैन्युफैक्चरर थी। गवर्नमेंट ही सारी चीजें बनाती थी, उसको वितरित करती थी। फिर गवर्नमेंट धीरे धीरे आई किस पर, रेगुलेटर पर। मतलब रेगुलेटर का क्या मतलब हुआ, पहले तो चीजें सारी बना रही थी, अब उसने कहा कि नहीं, अपन उसने लाइसेंस राज को खत्म किया, स्वतंत्रता दी, बाजार में मुक्त व्यवस्था प्रदान की, लिबरलाइज किया, और रेगुलेटर बनी। अब फैक्ट्रियां बना रही हैं, उससे संबंधित नियमों को रेगुलेट कर रही है। अब लेकिन फैसिलिटेटर का काम गवर्नमेंट कर रही है, नए नए इनोवेशन करवा रही है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। तो कौन कौन से 4 स्तंभ हुए, नई प्रक्रियाएं, नवीन बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र, नया दृष्टिकोण। तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है नए नए क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज खोलने की बात कर रही है। गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल सेटअप लगा रही है, और गवर्नमेंट लाइसेंस राज को खत्म करते हुए बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए तुरंत दे रही है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकिस मौद्रिक रुख से क्या अभिप्राय है। हॉकिस क्या है, हॉकिस एक पक्षी का नाम है। हॉकिस क्या है, जिसमें कि जब एक होता है हमारे इन्फ्लेशन, जब एक गवर्नमेंट हमेशा जो आरबीआई का जो ध्यान है इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, मतलब वस्तुओं की कीमतें इतना भी न बढ़ जाएं, जैसे कि अभी अफ्रीकन कंट्री में हुआ, आप एक एक ठेला भर के नोट ले जा रहे हैं और आपको मिल रहा है एक ब्रेड। मतलब आपके हाथ में जो नोट है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का जब कोई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, महंगाई, चीज़ें बहुत महंगी होने लगती हैं, मुद्रा की वैल्यू, जो हमारे पास नोट है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत कम होने लगती है और उससे बहुत कम सामान आ जाता है। तो आरबीआई का फोकस किस पे, ग्रोथ पे न रह के इन्फ्लेशन पे आ जाता है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो हॉकिस क्या है, हॉकिस एक शब्द है, जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट हमारा, अभी हम लोग 4 ± 2% टारगेट करते हैं। जब हमारी मौद्रिक नीति जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हॉकिश मुद्रास्फीति नीति बनाई जाती है। ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है। ब्याज दर में जैसे वृद्धि कर दोगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, लोगों के पास से आएगा, पीपल्स के पास से आएगा। इनके पास पैसा बचेगा नहीं तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो अपने आप जो है महंगाई कम होगी। मुद्रा की आपूर्ति में कमी, कैसे आपूर्ति में कमी करेगा गवर्नमेंट, सीआरआर और एसएलआर ये आरबीआई बढ़ा देगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक मनी है, मार्केट का पैसा है, वो बैंक में आएगा, बैंक से जो है आरबीआई के पास आएगा। तो पब्लिक के पास पैसा बचेगा नहीं, तो ज्यादा पैसा नहीं होगा तो कीमतें कंट्रोल होने लगती हैं, इससे मुद्रा मजबूत होती है,
लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट, यदि पैसा ही नहीं रहेगा लोगों के हाथ में तो क्या है, डेवलपमेंट धीमा हो जाता है। इसलिए दोनों को बैलेंस रखा जाता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को भी और ग्रोथ को भी, जो है विकास दर को भी बैलेंस रखा जाता है। समझ रहे? अब मुद्रास्फीति नीति कब अपनाई जाती है? जब जो है हॉकिस नीति कब अपनाते हैं? जब मुद्रास्फीति तेजी से भाग रही हो, सीधे भाग रही हो। जो अभी जैसे ज्यादातर क्या हुआ था, हमारे जीडीपी में वी शेप लिया था जब हमारा कोरोना आया था। कोरोना के समय में जब आया था तो मुद्रा जो भी जीडीपी तुरंत गिरी थी, तुरंत ऊपर बढ़ गई थी। लेकिन मुद्रास्फीति में हॉकिस नीति कब अपनाते हैं? ये जैसे मान के चलिए कीमतें हैं और ये वस्तुएं, तो कीमतें ऐसे ऐसे तुरंत बढ़ती चली जा रही है, रेसिप्रोकल में बढ़ती चली जा रही है, ठहराव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हॉकिस न अपनाते हैं। हॉकिस क्या है? एक बाज का नाम है जो एक आक्रामक पक्षी होता है। कठोर कीमतों को जो है, कठोर नीति अपनाकर जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, हॉकिश मुद्रा नीति क्या करना है, क्या टारगेट है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को जब बहुत बढ़ जाती है, महंगाई डायन खाई जात है, महंगाई जब बहुत बढ़ जाती है तो कौन सी नीति अपनाई जाती है? हॉकिश नीति। ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, hawkish monetary policy कब? when the interest rate or when the inflation is going too much high or rate of increasing is too high, then government or RBI is forced to monetize or adopting hawkish monetary policy. The key concept is increase the interest rate so the people have little money in the hand and the price automatically control. लोगों के पास कम पैसा रहेगा, बैंक में ज्यादा पैसा जमा कर देंगे इंटरेस्ट रेट के लालच के चक्कर में, तो पैसा उनके पास कम रहेगा, कम रहेगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मनी सप्लाई मार्केट में कम कर देंगे आरबीआई, आरबीआई बैंक को नहीं देगा, बैंक से मार्केट में नहीं जाएगा पैसा, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, हॉकिश नीति कब अपनाते हैं चीज बता दी। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत का कितना हिस्सा रहा? 2022 में जो जीडीपी है हमारी, गुड्स एंड सर्विसेज है, भारत का कितना हिस्सा रहा, भारत की क्या रोल रहा? तो वर्ष 2022 में भारत का 1.8% पूरे विश्व में हिस्सा था, 18वें स्थान पे था। और सेवाओं के में सेवाओं ने बड़ा अच्छा रोल दिया, 4.5% था, लगभग दोगुना था। सर्विस सेक्टर ही ऐसा था जिसने इंडिया को, देश को ग्लोबल इकोनॉमी में बचाए रखा, ग्लोबल इकोनॉमी में बनाए रखा। उस समय कोरोना के टाइम जो है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है एकदम बंद हो गई थी, सर्विस सेक्टर ही रोल में आया था। और सर्विस सेक्टर ये एक ऐसा क्षेत्र है, यदि हम केरल की बात करें तो यहाँ से ज्यादातर लोग फॉरेन जाते हैं और किस क्षेत्र में काम करने के लिए? हॉस्पिटल क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में काम करने के लिए बाहर जाते हैं। सऊदी अरब लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं। तो वहां से जो रिम्बर्समेंट आता है, वहां से जो वो धन भेजते हैं लोगों अपने घर वालों को, उसका बहुत बड़ा रोल है। इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे ज्यादा रिम्बर्समेंट पाने वाला देश है दुनिया में। वन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनता है और ये इसका जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है सेवाओं के निर्यात में। सेवाओं में जो है भारत का बहुत बड़ा रोल है और 4.5% था पूरे निर्यात का। अगर पूरे विश्व में 100% लोग सेवा दे रहे हैं तो 4.5% कहाँ से थी? इंडिया से थी। आयात हमारा 2.2% था। ये एक समरी टेबल बनाई कि वस्तुओं का निर्यात कितना 1.8%, वाणिज्यिक सेवाएं हमने 4.4% दी,
कुल व्यापार हमारा 2.1% पूरे वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी कितनी थी 2.1% की। और वस्तुओं को आयात करने में कितनी थी, आयात हम लोगों को ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पेट्रोल डीजल जो है नहीं है, नाम मात्र के भंडार है। देश का सबसे बड़ा भंडारण इसी में पैसा चला जाता है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी चीज की, क्या की, एफडीआई ला दिया। किस में ला दिया एफडीआई, आर्मी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में जो है बहुत महंगी महंगी चीजें आयात होती थी। तो यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया, घर में ही एफडीआई को, घर में ही जो है इनको बनाने को प्रमोट किया। किसके माध्यम से, HAL, DRDO, इसरो। तो इसने क्या किया, घर में ही युद्ध सामग्री बनने लगी। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पैसा बाहर जाने से रुका। समझ रहे हो। फिर देखो, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, सबका एक टारगेट रहता है कि भारत को हथियार बेचे जाएं। इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया गया कि हमारे घर की करेंसी बचे और पैसा बाहर नहीं जाए। अब दूसरा चीज क्या है, व्हाट इज द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या होते हैं स्पेशल। देखिए, आईएमएफ में हर देश की हिस्सेदारी है, तो जिस देश की जितनी ज्यादा हिस्सेदारी रहती है उसको स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब उसको कोई जरूरत पड़ी तो वो उतना पैसा निकाल सकता है, विशेष आहरण अधिकार। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश हैं उनको एक टाइप की वो बना के दे दी, ओवरड्राफ्ट, कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। ये वास्तव में कोई मुद्रा नहीं है, पर इतना उनका संभावित दावा होता है। समझ रहे हैं। और कौन कौन सी मुद्राएं उसमें चलती हैं आईएमएफ में, अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर, यूरो, चीनी युआन, चीन की क्या चलती है, युआन, जापान की क्या चलती है, येन, ब्रिटिश की क्या चलती है, पाउंड, और यूरोप की क्या चलती है, यूरो। तो ये मुद्राएं वहां पे चलती हैं। आईएमएफ क्या है, अंतरराष्ट्रीय बैंक है, एक प्रकार का इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, जो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वहां पे एसडीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि देश को जरूरत पड़ने पर देश वहां से डॉलर ले सकते हैं जिन देशों की उसमें हिस्सेदारी है। और डॉलर की मूल्य जो है, एसडीआर का मूल्य अलग अलग समय पे बदलता रहता है। वो देश की विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समझ गए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, आर दी इंटरनेशनल एसेट दैट क्रिएटेड किसने किए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने क्रिएट किए। क्या, आउटस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए, जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनके लिए। यहाँ पे कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यूएस का डॉलर, यूरो, चाइनीज का युआन, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड, ये सारी मुद्राएं यहाँ पर चलती हैं। कंट्री जो है, एक्सचेंज रेट जिस आधार पर होता है उसके आधार पर चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन क्या है, जो है मोटा अनाज को जो है इनको प्रसारित करने के लिए, इस पर सब्सिडी देने के लिए, जिन क्षेत्रों में कम उपज होती है, गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का जो है शुरुआत की है 2023-24-25 में। 80% सब्सिडी इस पे दी गई। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का उद्देश्य लिखिए। क्या उद्देश्य है रमा, इसमें क्या किया गया, सप्ताह में जो है जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं, मध्याह्न भोजन की स्कीम चल रही है, एक बार जो है मिलेट से बनी जो डिश है उसको शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि मिलेट जो है कंजम्पशन में बढ़े। मिलेट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और इसको प्रसारित करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टडी टूर और
कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। ठीक है। इसके लाभ क्या है? कृषि क्षेत्र में जो कम उपजाऊ इलाके हैं, कृषि का लाभ उठाकर फसलों की विविधता बढ़ती है। स्वास्थ्य के हिसाब से जो है मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों को क्या है? आर्थिक लाभ मिलता है। सरकारी कार्यक्रमों में मिलेट को शामिल कर उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ी है और मार्केटिंग, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में भी मिलेट का योगदान बढ़ा है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन ने क्या किया है? बीज, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार, स्कूल और सरकारी कार्यक्रमों में इनको मिलेट से जो है, जो भी मोटा मिलेट है, मिलेट से जो बनी डिश है, उसको एक सप्ताह में एक दिन क्या किया है? कंपल्सरी कर दिया है। और किसानों को अच्छे बीज, सब्सिडी, आर्थिक प्रोत्साहन दिया है, जिससे कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सके। कौन कौन से मिलेट्स होते हैं? कोडो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब जो है फसलों को बढ़ाया जाता है। कौन सी? कोडो, कुटकी, रावा, रागी, ज्वार, ये सब फसलें। हफ्ता में एक दिन कहाँ दी है? जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी सेंटर है, यहाँ पे। इसका प्रभाव क्या पड़ा है? 6.5 लाख हेक्टेयर पे खेती होने लगी है और स्टेट की रैंक जो है 5th रैंक हो गई है टोटल मिलेट प्रोडक्शन में। और जो है ट्राइबल और फार्मर की जो है चेन बन गई है। जो ट्राइबल क्षेत्र के फार्मर थे, उनको बढ़ावा मिला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम बताने हैं। मध्य प्रदेश के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं? ये नाम पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम लिखिए। कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ऐसे जोन जो केवल विशेष व्यापार के लिए ही बनाए जाते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग फ्री देती है, टैक्सेशन बहुत कम कर देती है, शुरुआत के 10-15 साल टैक्स लेती ही नहीं है। केवल इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे जोन जो है बनाए जाते हैं। कौन कौन से जोन हैं? स्पेशल इंदौर का बहुउत्पाद SEZ, क्रिस्टल IT पार्क SEZ, इन्फोसिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर में है, TCS का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इम्पेटस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और ग्वालियर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। समझ गए? अभी इन्फोसिस का जो है चालू हो गया है, TCS का भी चालू हो गया है, इम्पेटस का जो है अभी बन रहा है और ग्वालियर में भी SEZ प्रस्तावित है, अभी चालू नहीं हुआ है। इंदौर का जो है पीथमपुर धार एरिया का SEZ है, लगभग 1100 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के, ऑटोमोबाइल के, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों की कंपनी, कपड़ों ऐसे बिजनेस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ग्रीन फील्ड है, बहुउत्पाद संचालित होते हैं। क्रिस्टल IT पार्क ये इंदौर में है, 2006 में अधिसूचित किया गया था, वर्तमान में संचालित है। इन्फोसिस 2013 में बना था। TCS स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इम्पेटस इकोनॉमिक जोन ग्वालियर का प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। और कहाँ कहाँ बनने के बाद चली? पार्श्वनाथ IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर, लेकिन अभी बना नहीं है। सिंगरौली और एल्यूमिनियम उत्पाद के लिए खनिज आधारित बनाए जाने की कोशिश है। केवल 2 SEZ पीथमपुर के और क्रिस्टल IT पार्क पूर्ण रूप से संचालित हैं। अधिकतर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर में है।
राज्य सरकार का ये प्रयास है कि ग्वालियर और इंदौर और सिंगरौली इनमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएं, और ताकि इम्पो एक्सपोर्ट में जो है मध्य प्रदेश की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े और हमारी सर्विस सेक्टर और जीडीपी में ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन कम हो। ठीक है, मध्य प्रदेश के 6 इकोनॉमिक जोन हो गए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांव की बेटी क्या योजना है? गांव की बेटी योजना का उद्देश्य है जिन लड़कियों ने 12वीं में 60% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं और यदि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला लेती हैं तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, 500 रुपये महीना 10 महीने तक के लिए, और इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए 750 रुपये महीना, है ना। इस तरीके से 7,500 और सामान्य स्नातक कोर्स के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। क्या है? मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, 60% अंक प्राप्त किए हों और गांव के स्कूल से पास होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, वित्तीय बाधाओं को दूर करके, मतलब लड़कियों को जो जेंडर गैप है उसको कम करना है। लैंगिक न्याय, शिक्षा नीति, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है। देवारंड योजना क्या है? देवारंड योजना एक ऐसी पहल है जिसमें आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को कृषि से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह योजना बनाई जाती है। ठीक है, इस योजना का क्या लाभ है कि भाई ये खेती करेगा और औषधीय पौधों की, तो वो कहाँ पे काम जाएगी? मेडिकल सेक्टर्स में भी जाएंगे। औषधीय उत्पादों का संवर्धन होगा, प्रसंस्करण होगा, विपणन होगा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। कौन कौन से औषधीय पौधे होते? आंवले का, एलोवेरा, तुलसी, सोजोन, अश्वगंधा, नीम, सतावर, गिलोय। गिलोय का क्या इम्पोर्टेंस है? अभी सबसे ज़्यादा जो है उपयोग गिलोय का कोरोना के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हुआ है। गिलोय के खूब जूस बिके हैं कोरोना के समय में। तो इस तरीके की खेती को प्रोत्साहन बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी योजना दी जा रही है? इम्पोर्टेंस, देवारंड योजना। ठीक है, कौन कौन से इसमें विभाग काम करते हैं? वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास, ये सब जो है स्वयं सहायता समूह, स्थानीय नर्सरी के माध्यम से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है। 40 जिलों में ब्लॉक स्तर पर गठन किया गया है। 7,000 से हेक्टेयर से अधिक जो है क्षेत्र में औषधीय खेती की जा चुकी है। 600 से अधिक किसानों ने नीमच कृषि मंडी में पंजीकरण कराया है। मनरेगा के माध्यम से किसानों को 51 प्रकार के औषधीय पौधों की खेती की सहायता प्रदान की जा रही है। एक अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के मंत्री, जो मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के युवा हैं उनके स्वरोजगार, किस चीज के लिए? स्वरोजगार। स्वरोजगार के लिए कौन सी जो है 3 योजनाएं चालू की गई हैं? कौन सी योजना चालू की गई हैं? मुख्यमंत्री जनजातीय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री जनजातीय उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री जनजातीय सेवा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री जनजातीय तो सब में लगा है, एक में स्वरोजगार योजना, एक में उद्यम प्रोत्साहन योजना और एक में सेवा योजना, ये अंतर है। पहली क्या है? स्वरोजगार योजना। दूसरी कौन सी है? उद्यम प्रोत्साहन योजना। तीसरी कौन सी है? सेवा योजना। क्या उद्देश्य है?
ट्राइबल जो यंगस्टर हैं, ट्राइबल जो आदिवासी क्षेत्र के युवा हैं, उनको क्या देना है? स्वरोजगार देना है। कौन सी योजनाओं के माध्यम से देना है? मुख्यमंत्री जनजातीय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री जनजातीय उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री जनजातीय सेवा योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री जनजातीय स्वरोजगार योजना क्या है? जनजातीय युवाओं को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बैंकों से ऋण दिलवाना, उस पर ब्याज अनुदान, प्रशिक्षण की सुविधा, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री जनजातीय उद्यम प्रोत्साहन योजना, जनजातीय उद्यमियों को बड़े स्तर पर उद्यम शुरुआत करने हेतु सहायता देना, पूंजीगत सब्सिडी, तकनीकी सहयोग, मार्केटिंग में सहायता, जनजातीय क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए। मुख्यमंत्री जनजातीय सेवा योजना क्या है? मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रीशियन आदि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना। लाभ, प्रशिक्षण उपकरण की सहायता, प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराना, सेवा आधारित रोजगार के लिए उपयुक्त और व्यवहारिक प्रशिक्षण। अब एक क्वेश्चन पूछा था इसमें, शेड्यूल और क्वेश्चनियर में क्या अंतर है? तो शेड्यूल क्या है? जब भी जैसे जनगणना होती है, कोई शोधकर्ता शोध करता है, तो वो आपके घर पे आते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो आप जवाब देते हो वो उसको भर देते हैं। इसमें जो जवाब देने वाला है वो अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, या उसे हो सकता है मार्गदर्शन की जरूरत हो। जैसे कि जो जनगणना की जाती है, घर घर आके पूछी जाती है, जो सरकारी सर्वेक्षण होते हैं, जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट होती है, तो इन सब में जो है शेड्यूल काम में लाया जाता है। क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर में क्या होता है? एक लिखित सूची होती है जो कि किसको दे दी जाती है? उत्तरदाता को, कि भाई जिससे भरवाना है, लो भाई ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको भर के दो। जैसे कि ऑनलाइन सर्वे होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा प्रपत्र होते हैं, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म होते हैं, इन सब को जो है एक क्वेश्चनियर शीट बना के दे दी जाती है। दोनों में क्या अंतर है? शेड्यूल में शोधकर्ता गणना करता है, जो भी शोध कर रहा है या गणना कर रहा है वो स्वयं भरता है, सामने वाले से पूछ के। साक्षर इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है, जो जवाब देने वाला उसके पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जनगणना है, सरकारी रिपोर्टिंग है। और क्वेश्चनियर क्या होते हैं? जो है उत्तरदाता स्वयं हो, स्वयं द्वारा पूर्ण किया गया हो। ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक प्रकार का ग्राफ है जो अलग अलग वर्ग, जैसे हमने कहा कि हमारे समाज में ये 50 से 60 वर्ग के कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 20% लोग हैं। युवाओं का देश है, तो उन्होंने कहा कि 20%, 20 से लगा के 35 युवा वर्ग के कितने हैं? उन्होंने कहा 45% हैं। 45%। उन्होंने कहा कि ये 90 तक के हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि बच्चे कितने हैं? ये 10 से 15 साल के बच्चे। उन्होंने कहा 20% हैं। तो इस तरीके के जो डायग्राम बनाए जाते हैं, कैसे? विभिन्न प्रकार के वर्गों को प्रदर्शित करने के लिए, सांख्यिकी आंकड़े के हिसाब से सांख्यिकी आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित करने के लिए जो आंकड़े बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम बोला जाता है। एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, विभिन्न प्रकार के वर्ग अंतराल इसमें दिखाए जाते हैं, जो सांख्यिकी आंकड़ों को बनाने में, परिणामों के वितरण को समझने में, बड़े डेटा को सरल और दृश्य रूप में दिखाने के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, द्विचर आवृत्ति सारणी क्या है? एक ऐसी तालिका है जो दो वेरिएबल हैं उनको आपस में दर्शाया जाता है। कौन सा चर कितनी बार दोनों का जो वेरिएबल्स हैं
उनमें आपस में क्या संबंध है, कितनी बार प्रकट हो रहे हैं। 2 प्रकार के चर होते हैं, आयु और शिक्षा का स्तर, ऊंचाई या वजन। पंक्तियां एक चर को दर्शाती हैं। आज 2024 के एमपीपीएससी के ये शॉर्ट लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कि भाई जो शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं ये पेपर थर्ड था, पेपर थर्ड का ये दिखाता हूँ। पेपर 15 क्वेश्चन से रहते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के, इनकी शब्द सीमा 20 अंक की रहती है और दो अंक के रहते हैं। और इनमें जो है ऐसा मैंने इनको डिटेल टाइप में बताया ताकि अगर डिटेल में भी लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख सकें। समझ गए? कौन से 15 अति लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर थर्ड था ये, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।